नमस्कार। चलिए सुनते हैं चित्रा मुदगल जी की लिखी कहानी न्याय। एक बार गांव में बाढ़ आई। बाढ़ में निर्धन किसान रामदीन का सब कुछ नष्ट हो गया। घर ढह गया, फसल उजड़ गई, गाय बैल बह गए। बेघर बार रामदीन के सामने परिवार को पालने की समस्या आ खड़ी हुई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार अपने परिवार का पालन पोषण करे। कई कई दिन बिना खाए पिए गुजर जाते। हार कर रामदीन ने निश्चय किया कि वह पड़ोस के गांव में मजदूरी खोजेगा। मजदूरी मिलने में उसे दिक्कत नहीं हुई। एक दयालु किसान ने उसे खेती में काम करने के लिए रख लिया। रामदीन मेहनती तो था ही, वह जी तोड़ मेहनत करने लगा। फलस्वरूप किसान की फसल बहुत अच्छी हुई। ऐसी फसल कभी पहले ना हुई थी। किसान ने सोचा, रामदीन की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि इस वर्ष उसे खेती में तिगुना लाभ हुआ है। बदले में रामदीन को भी लाभ का कुछ भाग मिलना चाहिए। उसने रामदीन को अपने पास बुलाया और कहा, रामदीन, तुम्हारी मेहनत से फसल में तिगुना लाभ हुआ है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें भी इस लाभ का कुछ भाग देना चाहता हूँ। तुम उसे अनाज के रूप में चाहते हो या किसी अन्य रूप में? रामदीन सोच में पड़ गया कि क्या मांगे, अनाज ले या कुछ और। उसे ध्यान आया, मजदूरी में से तो उसने कुछ रुपए बचा कर रखे हैं जिनसे कुछ महीनों तक परिवार का पेट भर सकता है। उसने किसान से कहा, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा रही है। लाभ के रूप में आप कुछ देना ही चाह रहे हैं तो खेती के लायक थोड़ी सी भूमि दे दीजिए, मैं उस पर खेती करूंगा। किसान को रामदीन की बात बुद्धिमत्तापूर्ण लगी। अनाज तो कुछ दिनों तक ही काम आएगा, किंतु खेती से उसके कष्ट सदैव के लिए दूर हो जाएंगे। उसने तुरंत 2 खेत रामदीन के नाम लिख दिए। प्रसन्न रामदीन अपने गांव के एक धनी किसान के पास पहुंचा और उससे मदद मांगी कि अगर वह हफ्ते भर के लिए बैलों की एक जोड़ी उसे खेत जोतने के लिए दे दे तो उसका बड़ा उपकार होगा। काम खत्म होते ही वह बैल लौटा देगा। धनी किसान बड़ा काइया व्यक्ति था, किंतु रामदीन पर टूटी विपत्ति जानता था। उसका मन पसीज उठा। उसने तुरंत बैलों की जोड़ी रामदीन के हवाले कर दी। रामदीन ने खेतों की जुताई बुआई कर ली तो एक दोपहर वह बैलों को लौटाने आया। धनी किसान उस समय भोजन कर रहा था। उसने रामदीन से कहा, बैलों को उस बाड़े में बांध दो। रामदीन ने वैसा ही किया और अपने घर चला गया। अभी वह अपने घर पहुंचकर सुस्ता ही रहा था कि धनी किसान ने दरवाजा खटखटाया और कहा, बैलों की जोड़ी कहाँ है? वो तो मैं आपके बाड़े में बांध आया हूँ। रामदीन ने उत्तर दिया, मगर बाड़े में तो बैल नहीं है। मैंने तो बैल आपके सामने ही बांधे थे। रामदीन ने घबरा कर कहा। धनी किसान क्रोधित हो उठा और बोला, तुमने बैल बाड़े में बांधे थे तो क्या उन्हें बाड़ा लील ले गया? तुम्हारी नीयत खराब हो गई है रामदीन। तुम इसी समय राजा के पास चलो। मैं उनसे तुम्हारी बेईमानी की शिकायत करूंगा, तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। रामदीन ने उसे विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की, किंतु उसने एक ना सुनी। रामदीन समझ गया कि भाग्य उसके साथ खेल खेल रहा है। एक विपद से छुटकारा नहीं मिलता कि दूसरी टूट पड़ती है। वह दुखी मन से किसान के संग महल की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि रास्ते पर तेजी से आते हुए एक घुड़सवार ने उसे अचानक धक्का देकर गिरा दिया। पत्थर से छिलकर रामदीन का दाहिना कान कट गया। जैसे ही वह सीधा हुआ वैसे ही उसने घुड़सवार को लक्ष्य बनाकर लाठी फेंक कर मारी। संयोग से लाठी घोड़े के मर्मस्थल पर लगी। घोड़ा छटपटा कर ढेर हो गया और कुछ पलों में मर गया। आग बबूला घुड़सवार ने रामदीन को पकड़ लिया और कहने लगा, तुमने मेरे प्यारे घोड़े को मार डाला, मैं तुम्हें राजा से मृत्युदंड दिलवाऊंगा। यह कहकर घुड़सवार भी उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। उन्होंने नगर के बाहर डेरा डाल दिया। वहां कुछ नट भी ठहरे हुए थे। रात में रामदीन सोने के लिए लेटा तो मन बहुत भारी हो उठा था। उसने सोचा कि दुर्भाग्यवश जो कुछ मेरे साथ घटता जा रहा है, चाहे उसमें मेरा कोई दोष हो या ना हो, पर राजा मुझे आजन्म कारावास की सजा दिए बिना नहीं रहेगा।
और अब मैं किसी प्रकार भी अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाऊंगा, और जब मैं परिवार का उत्तरदायित्व तो नहीं निभा पाऊंगा तो भला ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा। इससे तो अच्छा है कि मैं स्वयं फांसी लगाकर मर जाऊं और जीवन का अंत कर लूं। यह निश्चय करते ही वह आहिस्ता से उठा, नटों के सामान में से एक रस्सी निकाली, रस्सी को बरगद की डाल पर फंसाकर फंदा बनाया, फिर फंदा गले में पहनकर लटक गया। भाग्य ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया, रस्सी कमजोर थी, टूट गई। वह नीचे सोए नटों के नेता पर धड़ाम से जा गिरा और नटों का नेता मर गया। नट जाग गए। उन्होंने रामदीन को पकड़ लिया और निश्चय किया कि वे भी उसे राजा के पास ले जाएंगे और न्याय मांगेंगे। दूसरे दिन तीनों अभियोगी रामदीन को रस्सी से जकड़े हुए राज दरबार पहुंचे। उन्होंने राजा को अपनी अपनी शिकायतें सुनाई, फिर उनसे प्रार्थना की कि वे दुष्ट रामदीन को उसकी करनी का उचित दंड दें। राजा बहुत बुद्धिमान था, सारा मामला फौरन टाल गया। उसने सबसे पहले धनी किसान से पूछा, जब रामदीन बैल लेकर आया था तब तुम क्या कर रहे थे? हुजूर, मैं भोजन कर रहा था, धनी किसान ने उत्तर दिया। बैल तुमने देखे थे? राजा ने फिर पूछा। देखे तो थे हुजूर। बैल तुम्हें वापस मिल सकते हैं। सो कैसे हुजूर? पहले तुम उसे अपनी आंखें निकाल कर दो, क्योंकि जिन आंखों से तुमने बैलों को देखा था उनकी बात पर विश्वास करने को तुम तैयार हो। राजा के निर्णय से धनी किसान खिसिया गया। इसके बाद राजा ने घुड़सवार से पूछा, रामदीन का कान कैसे कट गया? उसे रास्ते का पत्थर लग गया हुजूर। रास्ते का पत्थर कैसे लग गया? घोड़े का धक्का खाकर वह रास्ते पर गिर पड़ा। घोड़ा किसका था? मेरा था हुजूर। तुम्हें तुम्हारा घोड़ा मिल सकता है। घुड़सवार के चेहरे पर चमक दौड़ गई। सो कैसे हुजूर? ऐसे कि तुम इसे इसका कान वापस कर दो या तुम्हारे घोड़े के प्राण लौटा देगा। राजा के निर्णय से काइया घुड़सवार संकोच में पड़ गया। अब बारी आई नटों की। राजा ने उनसे प्रश्न किया, रस्सी किसकी थी? हमारी थी हुजूर। इतनी कमजोर क्यों थी? उस पर चढ़कर हम रोज खेल दिखाते थे हुजूर, इसलिए घिस गई थी। तो ऐसा करते हैं कि तुम में से कोई नट इसी रस्सी का फंदा बनाकर डाल से लटक जाए। मैं रामदीन को ठीक फंदे के नीचे लिटाए दे रहा हूँ। रस्सी टूटेगी तो वह नट इसके ऊपर गिर जाएगा और वह स्वयं अपनी मौत मर जाएगा। इस तरह इसे अपने किए की सजा मिल जाएगी। तो कोई नट तैयार है बरगद के पेड़ पर लटकने को? राजा का निर्णय सुनकर सारे नट लज्जा से गड़ गए। राजा ने रामदीन को फौरन छोड़ दिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं चित्रा मुदगल जी की लिखी कहानी सबक। एक धनी किसान था। उसके पास सैकड़ों बीघे खेत थे, कई गौशालाएं थी, लेकिन स्वभाव से वह धूर्त और लोभी था। वह अपने नौकरों और मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। जब भी नौकरों को वेतन देने का समय आता, वह उनके काम में कोई ना कोई खोट निकालकर या तो वेतन हड़प जाता या थोड़े से पैसे देकर उन्हें टरका देता। मुसीबत के मारे वे कुछ कह ना पाते। उस किसान के बगल के गांव में एक युवा अध्यापक रहता था। उसका नाम था प्रभुदत्त। प्रभुदत्त बहुत बुद्धिमान और निर्भीक था। दिन में वह अपने खेतों में काम करता, संध्या के समय मजदूरों के बच्चों को पढ़ाता। आसपास के सभी गरीब बच्चे उससे पढ़ने के लिए आते। प्रभुदत्त जब उन बच्चों से उस किसान द्वारा उसके पिता पर किए गए अत्याचारों के बारे में सुनता तो उसका खून खौल उठता। उसे मजदूरों पर भी गुस्सा आता कि वे क्यों उस दुष्ट किसान के चंगुल में फंसे हुए हैं। वे उसकी जातियों का विरोध क्यों नहीं करते? अगर वे सब एक हो जाएं और तय कर लें कि तब तक उसके यहाँ काम नहीं करेंगे जब तक वह उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा, तो शीघ्र ही किसान रास्ते पर आ जाएगा। प्रभुदत्त ने निश्चय किया वह उन मजदूरों से जाकर मिलेगा। मजदूरों ने प्रभुदत्त को आदर से बैठाया। पूछने पर वे कहने लगे, हम गरीब हैं, किसान के यहाँ मजदूरी करके ही पेट पालते हैं। अगर हम उससे लड़ेंगे तो वह हमें निकाल देगा और दूसरे गांव से मजदूर बुलवा लेगा।
एक बुजुर्ग मजदूर बोला, भैया आप तो पढ़े लिखे हो, हम तो काला अक्षर भैंस बराबर हैं। आप ही कोई उपाय सोचो जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। प्रभुदत्त समझ गया कि मजदूर किसान से डरते हैं, वे खुल्लम खुल्ला किसान का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकते। ठीक है, मैं ही सबक सिखाता हूँ उसे। हफ्ते भर बाद प्रभुदत्त मजदूर के भेष में किसान के पास पहुंचा और बोला, मैं गरीब मजदूर हूँ, घर पर बूढ़ी माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे की सख्त जरूरत है, मुझे काम पर रख लीजिए। किसान ने उसे ध्यान से देखा और कहा, नौकर तो मैं रख लूं, मगर सोच लो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मेरे यहाँ निठल्ले बैठकर काम नहीं चलेगा। जितना चाहे मेहनत करवा ले मालिक, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रभुदत्त दीन स्वर में बोला। किसान समझ गया कि यह मुसीबत का मारा गरजू है, वो इसे जैसे चाहे नचा सकता है। उसने कहा, कान खोल कर सुन लो, जो भी कहूँगा करना पड़ेगा। कभी आनाकानी की तो फौरन निकाल दिए जाओगे, और अगर काम पूरा नहीं कर पाए तो वेतन कट जाएगा, समझे? मंजूर है मालिक, आप काम बताइए। किसान ने तुरंत उसे गौशाला की जिम्मेदारी सौंप दी। उसी रोज से प्रभुदत्त किसान की गौशाला में काम करने लगा। वह तड़के उठकर गौशाला की सफाई करता, गायों के चारे पानी की व्यवस्था करता, दूध दूहता, फिर उन्हें चराने के लिए जंगल में निकल जाता। इस तरह गायों की देखभाल करते हुए पूरा महीना बीत गया। वेतन के दिन प्रभुदत्त ने किसान से कहा, मालिक, घर पर मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, वेतन दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। किसान की नीयत तो साफ थी नहीं, वह मन ही मन योजना बनाए बैठा था। जैसे ही प्रभुदत्त वेतन मांगेगा, वह उसे कोई असंभव काम करने के लिए कह देगा, जिसे वह हरगिज पूरा नहीं कर पाएगा। बस वो उसका वेतन काट लेगा। उसने प्रभुदत्त को डांटते हुए कहा, इतने बेसब्र क्यों हो रहे हो? पैसा कहीं भाग जा रहा है, पहले एक दो जरूरी काम निपटा दो, फिर पैसे ले लेना। चतुर प्रभुदत्त जानता ही था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। उसने विनम्रता का नाटक करते हुए कहा, बोलिए क्या करना है मालिक? किसान बोला, वह सामने डूह पर बबूल का पेड़ उगा है, बबूल की पत्तियां चरकर बैल खूब तगड़े हो जाते हैं, तुम बैल को बबूल के पेड़ पर चढ़ाकर चरा लाओ। याद रखना, बैल को पेड़ पर चढ़ाकर ही चराना है। निगरानी के लिए मैं एक लड़का साथ भेज रहा हूँ, ताकि तुम बेईमानी ना कर सको। प्रभुदत्त ने खूंटे से बैल खोले और उन्हें लेकर डूह की ओर चल पड़ा। बबूल के पास पहुंचकर उसने बैल को पेड़ के तने से बांधा और सटाकर पीटते हुए कहा, तेरे दुष्ट मालिक की इच्छा है कि तू पेड़ पर चढ़कर चले, सो फौरन पेड़ पर चढ़ जा। तूने इधर उधर मुंह मारने की कोशिश की तो खाल उधेड़ कर रख दूंगा। बैल भला पेड़ पर कैसे चढ़ सकता था? प्रभुदत्त की मार खाकर बिलबिलाता पेड़ के चक्कर काटने लगा। साथ आए लड़के ने प्रभुदत्त की बेरहमी देखी तो उल्टे पैर किसान के पास भागा, उसे सारा हाल कह सुनाया। सुनकर किसान आग बबूला हो उठा, भागा भागा डूह पर पहुंचा। बैल की दुर्दशा देखकर उसके होश उड़ गए। वह प्रभुदत्त पर बरस पड़ा, छोड़ दे नीच, प्राण ले लेगा क्या बैल के? तो क्या करूं, या पेड़ पर चढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन आप घबराएं नहीं, मैं इसे आपकी आज्ञा मनवा कर ही रहूंगा। ये कहकर प्रभुदत्त ने फिर से बैल को पीटना शुरू कर दिया। किसान ने लपक कर प्रभुदत्त के हाथ से डंडा छीन लिया, बोला, चल रहने दे, नहीं मानता कहना तो ना सही, घासपूस चरा कर ही ले आ। संध्या को प्रभुदत्त बैल लेकर घर पहुंचा। उसने किसान से कहा, मालिक अब तो पैसे दे दें, तेरा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? अब रात में पैसे लेकर कहाँ जाएगा? रास्ते में किसी चोर डाकू ने लूट लिया तो? अच्छा होगा सुबह ले जाना, सुबह पैसे दे दूंगा। सुबह होते ही प्रभुदत्त किसान के पास पहुंचा। उसे देखते ही किसान कुटिल मुस्कान लपेट कर बोला, पूजा पाठ किए बिना तो मैं मुंह में पानी भी नहीं डालता। ऐसा कर, जब तक मैं पूजा करता हूँ तू एक छोटा सा काम और निपटा दे, फिर पैसे ले लेना। प्रभुदत्त ने कुड़कर पूछा, जल्दी बताइए क्या करना है? मेरे एक दोस्त ने
पपीते के बीज भिजवाए हैं, उन्हें बोना है। कहीं ढंग की जमीन तो बची नहीं। ऐसा करो कि तुम घर की छत पर बीज बो दो। प्रभुदत्त ने कुदाल और खुरपी उठाई और छत पर जा पहुंचा। छत पक्की थी, मगर बगैर इसकी परवाह किए उसने छत खोदनी शुरू कर दी। नीचे कमरे में किसान की बहू बैठी तरकारी काट रही थी। अचानक उसके सिर पर रेती झरनी शुरू हो गई। उसने घबराकर अपनी सास से कहा। सास ने फौरन पति को बताया। किसान भागा भागा छत पर पहुंचा। खुद ही छत देखकर उसने माथा पीट लिया और बोला, अरे मूर्ख, तुझे छत खोदने के लिए किसने कहा था? फेंक दे कुदाल। क्यों, क्या पपीते के बीज नहीं बोने? प्रभुदत्त ने कामना रोकते हुए भोले बनकर पूछा। नहीं बोने भैया, नहीं बोने। अब तू मेहरबानी करके नीचे आ जा और अपने पैसे लेकर चलता बन। किसान के हाथ पांव फूले देखकर प्रभुदत्त मजा लेते हुए बोला, नहीं मालिक नहीं, काम पूरा किए बगैर मैं नहीं हटूंगा। इससे मेरी साख खराब होगी, चारों तरफ बदनामी फैल जाएगी कि मैं कामचोर हूँ। जो कुछ कहा जाता है उसे पूरा नहीं करता। पपीते के बीज तो आज मैं बोकर ही मानूंगा, तभी अपना वेतन लूंगा। लगातार खुदाई से छत भसकने लगी। किसान के पसीने छूट गए। वह ताड़ गया। यह नौकर बहुत छटा हुआ है, इसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वह प्रभुदत्त से मिन्नतें करने लगा कि उसका कहा मान जाए और छत की खुदाई रोक दे। क्यों, वह उसे बर्बाद करने पर तुला है। लेकिन प्रभुदत्त ने उसकी एक न सुनी। अपनी बात का असर न होता देखकर घबराकर किसान ने अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे कर लिए और उनसे प्रभुदत्त की उद्दंडता का रोना रोने लगा। लोगों ने खुद ही छत देखी तो प्रभुदत्त को फटकार लगाई। उसे चेतावनी दी कि वह कुदाल फेंक दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा, वे उसे थाने में दे देंगे। प्रभुदत्त निर्भीक स्वर में बोला, क्यों, थाने में क्यों दे देंगे? क्या मैं मनमानी कर रहा हूँ? मैं तो वही कर रहा हूँ जो मालिक ने करने के लिए कहा था। पूछिए ना इनसे, इन्होंने मुझे छत पर पपीते के बीज बोने की आज्ञा दी थी या नहीं? बगैर खुदाई गुड़ाई किए भला मैं पपीते के बीज कैसे बो सकता हूँ? प्रभुदत्त का तर्क सुन पड़ोसी आश्चर्यचकित हो उठे। प्रभुदत्त ने बेहिचक किसान का सारा कच्चा चिट्ठा उनके सामने प्रकट कर दिया। कैसे वह उसका वेतन हड़प करने की फिराक में उलूल जुलूल चालें चल रहा है और ये अपने मजदूरों को भी इसी तरह तंग करता रहता है। वे बेचारे भय के मारे अपना मुंह सिए रहते हैं और ज्यादतियां सहते रहते हैं। बोलिए, क्या मैं इनके साथ गलत व्यवहार कर रहा हूँ? लोग कुछ कहें इसके पूर्व ही लज्जित किसान ने प्रभुदत्त के सामने हथियार डाल दिए और कानों को हाथ लगाकर तौबा करता हुआ बोला, बस बस, इतना ही सबक मेरे लिए काफी है। लो अपना वेतन पकड़ो। रही मजदूरों की बात, सो आज ही मैं उनका हिसाब चुकता कर रहा हूँ। प्रभुदत्त की बुद्धिमानी से लोभी किसान की अकल ठिकाने आ गई। आइंदा उसने कभी किसी गरीब को तंग न करने की कसम खाई। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं चित्रा मुदगल जी की लिखी कहानी असली अपराधी। एक राजा था, अर्जुन देव। वह हठी स्वभाव का था। उसका मंत्री नरेंद्र देव बड़ा बुद्धिमान और सहनशील था। राजा की गलत नीतियों के लिए वह अक्सर उन्हें समझाता बुझाता, पूरी कोशिश करता कोई काम बिगड़ने न पाए, मगर राजा उसकी तनिक परवाह न करता। अचानक राजवैद्य की मृत्यु हो गई। राजा के सामने यह समस्या उठ खड़ी हुई, इस खाली पद पर किसे बैठाए? उन्होंने मंत्री से सलाह की। मंत्री ने कहा, हमारे राज्य में एक से एक कुशल वैद्य हैं, आज्ञा हो तो मैं कुछ नाम सुझाऊं। राजा ने मंत्री की बात पर ध्यान न देते हुए पूछा, मंत्री जी, क्या वैद्यराज के कोई पुत्र नहीं है? है ना महाराज, कीर्त कुमार नाम का उसका एक जवान पुत्र है। वो क्या करता है? महाराज, आवारागर्दी करता है। ये सुनकर राजा बोले, मंत्री जी, वैद्यराज के पिता हमारे पिताजी के शासन काल में वैद्यराज थे। उनके पिता हमारे बाबा के शासन काल में वैद्यराज थे। राजवंश में सदियों से यह रीत चली आ रही है। उनके कुल का ही व्यक्ति इस पद पर आसीन होता रहा है। मंत्री जी राजा का आशय भांप कर बोले,
आप ठीक कह रहे हैं महाराज, किंतु वे सब इस पद के योग्य थे। कीर्ति कुमार तो बिल्कुल अनपढ़ है। क्या वह अपने पिता के कार्य से तनिक भी परिचित नहीं है? नहीं महाराज, थोड़ा भी नहीं। ठीक है, आप उसे बुलवाइए, मैं स्वयं उससे बात करूंगा। मंत्री की सलाह का राजा पर कोई असर न हुआ। हार कर मंत्री ने कीर्ति कुमार को बुलावा भेजा। कीर्ति कुमार के आने पर राजा ने उससे कहा, देखो हमें तुमसे सहानुभूत है, क्योंकि तुम्हारे कुल ने पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे राज्य की सेवा की है। यदि तुम वैद्य की पढ़ लिख लो तो हम तुम्हें तुम्हारे पिताजी का पद सौंप देंगे। राजा की सलाह सुन कीर्ति कुमार प्रसन्न हो उठा। कीर्ति कुमार दूसरे दिन ही पढ़ने के लिए काशी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर वह प्रसिद्ध वैद्य विद्याचरण का शिष्य हो गया। एक दिन की बात है, एक बकरी के गले में ककड़ी अटक गई। बकरी का घबराया मालिक बकरी को लेकर वैद्य विद्याचरण जी के पास दिखाने के लिए आया। वैद्य जी ने बकरी के मालिक से पूछा, तुम्हारी बकरी कहाँ चरती थी? उत्तर मिला, ककड़ी के खेत में। वैद्य जी ने कहा, इसके गले में ककड़ी अटक गई है। यह कहकर उन्होंने बकरी के गले में एक कपड़ा बांधकर उसे इस तरह ऐंठा कि ककड़ी गले से बाहर आ गई। बकरी स्वस्थ हो गई। कीर्ति कुमार पास खड़ा यह सारा दृश्य देख रहा था। उसने सोचा, यह कोई वैद्यक विधि है, इससे गले की सारी बीमारियां ठीक हो जाती होंगी। उसे यह भी लगा, घर छोड़े हुए उसे 1.5 बरस से ऊपर हो गए हैं। अब वह काफी कुछ सीख गया है। वैद्य जी के पास और रहना अपना समय गंवाना होगा। यह सोचकर वह राज्य वापस लौट आया और तुरंत जाकर राजा से मिला। राजा ने सोचा, वैद्य पुत्र ने बहुत कम समय में वैद्यकी की पढ़ाई पूरी कर ली, अवश्य वह बहुत बुद्धिमान होगा। राजा ने उसकी खूब आवभगत की, उसे राजवैद्य का पद दे दिया। दिन बीतने लगे। एक बार रानी के गले में फोड़ा निकल आया। तकलीफ के मारे न वह कुछ खा पाती न पी पाती। राजा से रानी का कष्ट देखा न गया। उन्होंने फौरन राजवैद्य कीर्ति कुमार को बुलावा भेजा। गले में फोड़ा देख कीर्ति कुमार ने रानी के मुख्य सेवका को बुलाया और पूछा, रानी कहाँ चरती थी? सेवका वैद्यराज का प्रश्न सुन उलझन में पड़ गई। उसकी समझ में न आया कि वह इस बेतुके प्रश्न का क्या उत्तर दे। सेविका को उलझन में पड़ा देख कीर्ति कुमार ने कहा, परेशान ना हो, कह दो ककड़ी के खेत में चरती थी। सेविका ने सोचा, शायद यह कोई उपचार का मंत्र होगा। उसने वही उत्तर दोहरा दिया, ककड़ी के खेत में चरती थी। कीर्ति कुमार ने तुरंत एक वस्त्र रानी के गले के चारों ओर लपेटा और उसे इस तरह ऐंठा कि रानी की सांस घुटने लगी। क्षणभर में छटपटाती रानी के प्राण निकल गए। राजा के पास रानी की मृत्यु का दुखद समाचार पहुंचा तो वो क्रोध से पगला उठे। उन्होंने सैनिकों को कीर्ति कुमार को बंदी बनाकर मौत के घाट उतार देने का आदेश दिया। राजा को क्रोध में देख मंत्री ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। बोले, महाराज आप न्यायपालक राजा हैं, तनिक धैर्य धरिए और सोचिए, आपकी प्रिय रानी की मृत्यु का दोषी वास्तव में कौन है? राजा ने विचलित स्वर में उत्तर दिया, वैद्यराज, और कौन? गलत, रानी की मृत्यु के दोषी आप स्वयं हैं महाराज। मंत्री के आरोप पर राजा हतप्रभ हो उठे और क्रुद्ध होकर बोले, तुम किस आधार पर मुझ पर यह आरोप लगा रहे हो मंत्री जी? मंत्री ने बगैर विचलित हुए उत्तर दिया, किसी गंवार को जिम्मेदार पद पर बैठा देना आपका दोष नहीं है राजन, तो फिर किसका दोष है? जो व्यक्ति पात्र कुपात्र का ध्यान किए बिना किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्व देता है वो उस व्यक्ति से ज्यादा बड़ा अपराधी है। राजा की आंखें खुल गई, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कीर्ति कुमार को मुक्त कर उसे तुरंत नगर छोड़कर चले जाने का आदेश सुनाया। मन ही मन यह भी निश्चय किया कि आइंदा वह मनमानी नहीं करेगा, बुद्धिमान व्यक्तियों की सलाह पर ध्यान देगा। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं चित्रा मुदगल जी की लिखी कहानी सूझबूझ। टिल्लू ने गीजर का स्विच ऑन किया, लेकिन जैसे ही उसने नल के नीचे सिर झुकाया
और ठंडे पानी की धार उसके सिर पर पड़ी तो वह सीधा खड़ा हो गया। अरे, इसमें से तो ठंडा पानी निकल रहा है। उसने गीजर की ओर गौर से देखा। स्विच ऑन था, फिर पानी ठंडा क्यों है? वह हड़बड़ाया सा मम्मी के पास भागा। मम्मी ने आकर कई दफा स्विच ऑन ऑफ करके देखा, पर नतीजा वही, यानी गीजर खराब हो गया। क्या मुसीबत है? मम्मी बड़बड़ाई। फिर उसकी ओर मुड़ी और बोली, कपड़े पहन ले टिल्लू और जरा जाके सोसाइटी के शिकायती रजिस्टर में गीजर खराब होने की शिकायत लिखा, बाद में आकर नहा लेना। कपड़े पहनकर वह तिरसा दरवाजे की ओर लपका ही था, तभी मम्मी ने टोक दिया, अच्छा तू रहने दे, मैं खुद ही जाती हूँ, पता नहीं तू क्या लिख लिखा दे। यह सुनकर टिल्लू का मुंह लटक आया। मम्मी उसे इतना नाकारा क्यों समझती है? छोटा नहीं है अब वह, 12 साल का हो गया है, अपनी क्लास में अव्वल आता है। कुछ देर बाद मम्मी शर्मा जी को साथ ही ले आई। शर्मा जी सोसाइटी के बहुत पुराने बिजली ठीक करने वाले थे। वो आते ही बाथरूम में घुस गए और गीजर की जांच पड़ताल करने लगे। एक आध मिनट के बाद ही वह बोले, इसकी मोटर जल गई है मेम साहब। यह सुनकर मम्मी हक्की बक्की रह गई। पूछा, तो अब ठीक होने में कितना खर्चा आएगा? यही कोई 1200-1300 रुपए। कहिए तो कल खोल कर बनने के लिए दे आऊं। आपके सामने जोशी साहब है ना, उनका भी गीजर कल बनवाने के लिए ले जाना है, नीचे वाले टंडन जी का भी। मम्मी दुविधा में पड़ गई, फिर कुछ सोचते हुए हौले से बुदबुदाई, ठीक है, कल हमारा भी गीजर ले जाइए। इसके बाद शर्मा जी चले गए। किताब खोल टिल्लू ने पढ़ने की कोशिश की, पर उसका मन पढ़ने में नहीं लगा। आंखों के सामने रह रहकर मम्मी का उदास व परेशान चेहरा घूम जाता था। मम्मी की उदासी स्वाभाविक थी। पिछले 1.5 महीने से पापा की फैक्ट्री में हड़ताल चल रही है। पैसों से मम्मी का हाथ तंग है। जिस पर बैठे बिठाए यह गीजर खराब हो गया। समझ में नहीं आया, गीजर खराब कैसे हो गया? कल तक तो ठीक ठाक काम कर रहा था। फिर सोचा, जैसे और चीजें अचानक बिगड़ जाती हैं, वैसे ही यह भी खराब हो गया होगा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। वह किताब बंद करके उछल पड़ा और मम्मी के पास जाकर बोला, मैं अभी आया रश्मि के घर से। उसे याद आया, रश्मि के छोटे भैया बिजली के इंजीनियर हैं। रश्मि के घर में जब भी बिजली की कोई चीज बिगड़ जाती है, छोटे भैया ही ठीक कर देते हैं। संयोग से वह जैसे ही रश्मि के घर पहुंचा, वैसे ही छोटे भैया फैक्ट्री से लौटे। उसने उसको सारा माजरा बताया तो वह फौरन उसके साथ ही चल दिए। छोटे भैया ने गीजर को बड़े ध्यान से देखा। क्या कह रहा था बिजली वाला? कह रहा था कि मोटर जल गई है। मम्मी ने जवाब दिया, मोटर? भैया चौंके और फिर एकाएक ठहाका मारकर हंस पड़े। मोटर कहाँ होती है गीजर में, और इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। लगता है किसी ने नीचे से तार खींच दिए हैं, अभी ठीक हुआ जाता है। क्या? मम्मी और टिल्लू के मुंह अचरज से खुले रह गए। तभी भैया बोले, अरे ये आजकल के बिजली ठीक करने वाले होते ही बड़े तिकड़मी हैं। लोगों को तो बिजली की कोई जानकारी होती नहीं, जो ये बता देते हैं लोग मान लेते हैं। हाँ, अचरज से टिल्लू की आंखें फट पड़ी। पर भैया, वह तो हमारे पड़ोसी अंकल और नीचे वाले टंडन अंकल का गीजर भी ठीक करने के लिए खोल कर ले जाने वाला है। चलो, अभी पोल खुल जाती है। भैया ने गीजर चालू करके बहती धार को छूकर पानी की गर्माहट का मुआयना किया। सभी ने देखा, गीजर एकदम ठीक चल रहा था। टिल्लू ताली बजाते हुए खुशी से उछल पड़ा। भैया ने स्विच ऑफ किया और बोले, चलो उन लोगों के गीजर की गड़बड़ भी देख लेते हैं। तब मम्मी और टिल्लू की हैरानी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने पाया कि शर्मा जी ने वहां भी गीजर के तार अलग कर रखे थे, जो नजर नहीं आ रहे थे।
छोटे भैया ने उन दोनों के गीजर भी चुटकियों में ठीक कर दिए। सभी लोग भैया को धन्यवाद देने लगे, पर भैया ने फौरन टिल्लू को आगे कर दिया। इसका धन्यवाद करिए, यह सब इसकी ही सूझबूझ का नतीजा है। उसके बाद सबने मिलकर शर्मा जी की शिकायत की तो सोसाइटी ने फौरन उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। टिल्लू बहुत खुश हुआ। औरों की शाबाशी की बात तो छोड़ो, वो तो इस बात से इतरा रहा था कि मम्मी ने आखिर उसकी सूझबूझ का लोहा मान ही लिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं चित्रा मुदगल जी की लिखी कहानी अच्छे बुरे। आज पहली बार हरी माँ के साथ काम में हाथ बटाने बीबी जी के घर आया। बीबी जी ने संकित दृष्टि से हरी को देखा। बोली, ये तो अभी बहुत छोटा है हीरा। छोटा? उसकी माँ ने हंसते हुए गर्व से उसकी ओर देखा। बीबी जी, अकेला हरी घर के कामकाज के लिए 16-17 बाल्टी पानी रोज बावड़ी से भरता है और बावड़ी भी काफी गहरी है। अच्छा भाई वाह। उन्होंने अचरज से हरी की पीठ थपथपाई। तभी उनका इकलौता बेटा, जो तकरीबन हरी की ही उम्र का था, एकाएक हरी के निकट आया। तुम इतने छोटे हो, फिर 16-17 बाल्टी पानी अकेले कैसे भर लेते हो? हरी बंटी को कोई जवाब देता इससे पहले ही बीबी जी ने सख्त आवाज में बंटी को घुड़का। जाओ, जाकर अपना होमवर्क करो। फिर बाई की ओर मुड़कर बोली, हीरा, हरी को सारा काम समझा दो। बंटी उदास सा अपने कमरे की ओर मुड़ गया। हरी को बीबी जी का बिना वजह बंटी को डांटना बुरा लगा। वह समझ गया बीबी जी उसके साथ बंटी को घुलने मिलने नहीं देना चाहती। दूसरे दिन जैसे ही वह बंटी के कमरे में झाड़ू बुहारने के लिए घुसा, उसने सुना, तुम हरी से बातें नहीं करोगे, उससे दूर रहोगे। एक तो ये झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे गंदे बहुत रहते हैं। दूसरे घर से 100 का नोट गायब था। पूरा घर छान मारा गया, नोट नहीं मिला। मम्मी को पूरा शक था नोट हरी ने ही गायब किया होगा। हरी की पेशी हुई, पर उसने पैसों को हाथ लगाने की बात से साफ इनकार कर दिया। बेचारी हीराबाई भी सांसत में पड़ गई। पैसा आखिर गया तो कहाँ गया? 3 साल से वह इस घर में काम कर रही है। कभी एक चिंदी भी गायब होने की तोहमत बीबी जी ने नहीं लगाई, फिर आज झूठ मूठ क्यों नाम लगाएंगी? उसने भी बेटे को धमकाया, देख, रुपए लिए हो तो सच सच बता दे। हो सकता है बीबी जी ने पैसे खर्च कर लिए हों और उन्हें याद न रहा हो। हरी ने माँ को जवाब दिया। बीबी जी सुनकर तिलमिला उठी। तड़ाक तड़ाक उन्होंने हरी के कोमल गालों पर 2 चांटे जड़ दिए। तेरी ये मजाल, तू मुझे ही झूठा बनाता है। फिर गुस्से से कांपती हुई सहमे खड़े बंटी की ओर मुड़ी। और करो दोस्ती, दिखाओ खोल खोल अलमारी। अरे ये तो कहो कि मैं बराबर इस छोकरे पर नजर रखती थी, नहीं तो न जाने क्या क्या गायब हो जाता। क्षण भर वह सांस लेने के लिए रुकी, फिर हीराबाई से बोली, काम करना हो तो अब तुम ही आना, इसे मत भेजना। बंटी असहाय सा सारा माजरा देखता रहा। वह कर भी क्या सकता था, किंतु न जाने क्यों उसे पूरा विश्वास था कि हरी ऐसा नहीं कर सकता। इस घटना को गुजरे 3-4 रोज हुए होंगे कि मम्मी के पर्स में से फिर 100 का एक नोट गायब हो गया। अब तो घर में हरी भी नहीं आया था। बाई के भरोसे तो वे कई बार पूरा का पूरा घर छोड़कर बाहर गई हैं। तब घर का एक एक कोना मम्मी ने छान मारा, पर सारी मेहनत फिजूल। नोट होता तब तो मिलता। हीराबाई अलग दुविधा में फंस गई। उसने स्पष्ट कह दिया कि मेम साहब चाहे तो वो कल से काम पर आना छोड़ देगी, अब उसके सिवाय तो कोई नौकर है नहीं घर में। मम्मी ने हीराबाई को शांत किया कि उसकी ईमानदारी पर उन्हें शक नहीं है, पर पैसे गए कहाँ? आखिर पैसे किसी न किसी ने तो उड़ाए ही हैं। सासा उन्हें कुछ ध्यान हो आया। उन्होंने बंटी को पुकारा और पूछा, दोपहर को कमरे में तुम्हारे साथ कौन कौन खेल रहा था? बंटी ने कहा, पिंचू और निक्की। जाओ, जाकर दोनों को चुपचाप यहाँ बुला लाओ। पर ये क्या? सभी देखकर दंग रह गए।
जैसे ही बंटी समेत निक्की और पिंचू घर में दाखिल हुए, पिंचू दौड़कर उनके करीब पहुंच गया। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, आंटी आंटी मैंने कुछ नहीं किया। ये जो निक्की है ना, इसने ही आपके पर्स में से 100 का नोट निकालकर अपने स्कूल के कैलेंडर के कवर में छिपा रखा है। पहले भी इसी ने रुपए निकाले थे। आप मेरी मम्मी से मेरी शिकायत मत कीजिएगा, प्लीज आंटी, प्लीज आंटी। बंटी की आंखों में ग्लानि के आंसू छलक आए। बेचारा हरी। मम्मी की नजर उस पर पड़ी तो उठकर उन्होंने बंटी को छाती से चिपका लिया। मेरी ही धारणा गलत निकली। अच्छे बुरे तो कहीं भी हो सकते हैं। चलो हम बाई के साथ हरी के पास जाएंगे और उससे माफी मांगेंगे। बंटी भी पुलक उठा। मैं हरी के साथ बावड़ी देखने जा सकता हूं ना? जरूर जरूर, मगर जरा ध्यान से। हीरा ने भी संतुष्टि की सांस ली। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं चित्रा मुदगल जी की लिखी कहानी कुसंगति का फल। राजा चंद्रधर के भव्य शयन कक्ष में सीलवती नाम की एक जू रहती थी। उसके दिन बड़े सुख से कट रहे थे। राजा के पलंग पर उसका एक छत्र राज्य था। उसके अलावा उस पलंग पर अन्य कोई जंतु न था। सीलवती राजा के तकिए में रहती थी। तकिए से सदैव मंद मंद सुगंध आती रहती, क्योंकि दासियां पलंग पर तरह तरह के इत्र छिड़का करती थी। सीलवती पूरे दिन सुगंधित तकिए में दुबकी चैन से सोती रहती। संध्या को जब उसकी नींद टूटती, वह तकिए के भीतर से जगमग शयन कक्ष को देखती रहती। कभी वहां किसी नर्तकी का सुंदर नृत्य होता, कभी किसी गायिका का सुरीला गायन, कभी किसी कलाकार का सितार वादन। धीरे धीरे राजा को नींद आ जाती। सीलवती धैर्य से उसके खर्राटे की प्रतीक्षा करती। जैसे ही राजा खर्राटे भरने लगता, वह समझ जाती कि अब वह भूख मिटा सकती है। सीलवती निसंकोच तकिए से बाहर निकल आती, पेट भर राजा का खून चूसती, फिर वापस तकिए में जाकर छिप जाती। यह क्रम महीनों से चला आ रहा था, पर न कभी राजा को किसी प्रकार का कष्ट हुआ, न किसी की दृष्टि सीलवती पर पड़ी। एक दिन की बात है, दिन का समय था। सीलवती चैन से तकिए में सो रही थी कि अचानक किसी जंतु की आहट से उसकी नींद उचट गई। उसने आंखें खोलकर आसपास देखा, मगर तकिए में कोई न दिखाई दिया। सीलवती को लगा कि उसे भ्रम हुआ है। कोई जंतु भला कैसे राजा के पलंग पर आ सकता है? अनेक दासियां शयन कक्ष की सफाई में लगी रहती हैं। प्रतिदिन पलंग की झाड़ पोंछ होती रहती है। द्वार पर सैकड़ों पहरेदार चौकन्ने होकर पहरा देते रहते हैं। फिर कैसे कोई जंतु पलंग पर आ सकता है? लेकिन किसी के रेंगने की आहट बराबर आ रही थी। सीलवती ने सोचा कि तकिए से बाहर निकलकर पता लगाया जाए। सीलवती अभी तकिए से बाहर निकल ही रही थी कि अचानक उसकी दृष्टि एक गोल मटोल जंतु पर पड़ी। वो ठिठक गई। जंतु उसके सामने आकर खड़ा हो गया और सीलवती के कुछ कहने से पहले ही हाथ जोड़कर बोला, मुझ पर नाराज ना हो बहन, मैं मुसीबत का मारा हूं, तुम्हारी शरण में आया हूं। अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दोगी तो जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। उसकी गिड़गिड़ाहट का सीलवती पर कोई असर न हुआ। वह गुस्से में भरकर बोली, आखिर तुम हो कौन? यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? मैं खटमल हूँ बहन, तुम भले ही मुझे न जानती हो, मगर हम एक ही बिरादरी के हैं। खटमल ने कांपते स्वर में कहा। फिर अपने ऊपर पड़ी विपत्ति बयान करने लगा कि वह बड़े आराम से एक सराय में रहता था। सराय में ठहरने के लिए तरह तरह के लोग आते थे। उनके खून का स्वाद भी अलग अलग होता था। वह मजे से लोगों का खून पीता और ठाठ से रहता था। एक रात राजा का एक सैनिक सराय में ठहरा। वह सैनिक का खून पीने उसकी गर्दन पर चढ़ गया। सैनिक का खून इतना मीठा था कि उसे पीते ही नशा आ गया। वह सैनिक के कपड़े में ही चिपक कर सो गया। कब सुबह हुई, कब सैनिक सराय छोड़कर राजमहल में आया, उसे पता ही नहीं चला। अभी कुछ क्षण पहले ही उसकी नींद टूटी तो उसने अपने को राजा के शयन कक्ष में पाया। सैनिक किसी काम से राजा के शयन कक्ष में आया था।
सैनकच देखकर वह भाप गया कि इसी जगह वह अपनी जान बचाकर छिप सकता है। वह फुर्ती से सैनिक के कपड़ों में से सरक कर फर्श पर गिर पड़ा और रेंग कर पलंग पर चढ़ गया। खटमल की करुण कथा सुनकर भी सीलवती का मन न पसीजा। उसने कहा, यह सराय नहीं, राजमहल है। यहाँ चारों तरफ सैनिकों के पहरे लगे हुए हैं। किसी ने तुम्हें देख लिया तो मेरी भी सामत आ जाएगी। गनीमत इसी में है कि तुम फौरन यहाँ से चलते बनो। दाल ना गलती देखकर चालाक खटमल ने पैतरा बदला। तुम जितनी सुंदर हो बहन, उतनी ही दयालु भी। मैंने आज तक तुम जैसी समझदार जू नहीं देखी। अगर तुम मुझे अपने घर में शरण नहीं दोगी तो मैं इसी क्षण सिर पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। अपनी प्रशंसा सुन सीलवती का मन एकाएक पिघल उठा। आज तक कभी किसी ने उसकी इतनी प्रशंसा नहीं की थी। वह नम्र होकर बोली, ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, मगर एक शर्त है। सदैव मेरा कहना मानोगे? मानूंगा, खटमल ने कहा। अब दोनों मजे से एक साथ रहने लगे। सीलवती ने पाया कि खटमल स्वभाव से बड़ा नेक और आज्ञाकारी है। उसके आ जाने से घर में रौनक आ गई है। दिन बीतने लगे। मरियल सा खटमल राजा का पौष्टिक खून पीकर काफी तगड़ा हो गया, पर धीरे धीरे वह रंग बदलने लगा। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। सीलवती गहरी नींद में सो रही थी कि आहट से उसकी नींद उचट गई। उसने खटमल को तकिए में रेंगते पाया। क्यों, तुम सोए नहीं? सीलवती ने पूछा। नींद नहीं आ रही है, खटमल ने उत्तर दिया। मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। राजा पलंग पर लेटा आराम कर रहा है। मैं उसका खून चूस कर पेट भरने जा रहा हूं, खटमल ने कहा। खटमल की बात सुनकर सीलवती डर गई। उसे समझाने लगी कि दोपहर का समय है, भोजन करके राजा सुस्ता रहा है। वो ऐसे में खून चूसने जाएगा तो राजा को फौरन पता चल जाएगा, फिर हमारी खैर नहीं। वो अपना गलत इरादा छोड़ दे। मगर खटमल ने उसकी एक ना सुनी। वह राजा की गर्दन से जाकर चिपक गया और दांत गड़ाकर खून पीने लगा। राजा को अचानक सुई की नोक सी तीखी चुभन महसूस हुई। वह पीड़ा से तिलमिलाकर उठ बैठा और अपने सेवकों को पुकारने लगा। सेवक को पहले तो उसने बुरी तरह फटकार लगाई कि वे उसके बिस्तर की सफाई ठीक से क्यों नहीं करते। जरूर बिस्तर पर कोई सूक्ष्म जंतु छिपा है जिसने उसे काट खाया है। फिर आदेश दिया कि वे बिस्तर का कोना कोना छान मारे और तुरंत जंतु को खोज निकालें। राजा को क्रोधित देखकर सेवक भय से कांपने लगे। उन्होंने बिस्तर उलट दिया और ध्यान से देखने लगे, परंतु पूरा पलंग छान मारने के बाद भी गद्दों पर कुछ ना मिला। अब तकिए की बारी आई। सेवकों ने तकिए को उल्टा पलटा, फिर उसका गिलाफ उतार कर देखना शुरू किया। अचानक उनकी दृष्टि तकिए के एक कोने से चिपकी सीलवती पर पड़ी। सेवक खुशी से उछल पड़े। एक सेवक ने तुरंत सीलवती को उंगलियों से मसल कर मार डाला और राजा का पलंग फिर उसी तरह बिछा दिया। हुआ यूं कि जैसे ही राजा के सेवकों ने गद्दों को उलटना पलटना शुरू किया, धूर्त खटमल सर्र से दौड़कर पलंग की दरार में जा छिपा। वहां न सेवकों की दृष्टि जा सकती थी, न किसी जंतु के छिपे होने का अनुमान ही हो सकता था। दुष्ट खटमल इसी कारण बच गया और बेचारी सीलवती को अपने प्राण गंवाने पड़े। धन्यवाद। ये सुनते हैं चित्रा मुदगल जी की लिखी कहानी पेड़ पर खरगोश। खड़खड़ खड़खड़ पेड़ की टहनियां हिली, तड़ 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 भूमि पर जामुन ही जामुन बिछ गए। बाप रे, खुशी से नन्हे खरगोश की आंखें फट पड़ी। कहाँ तो वह एक एक जामुन के लिए तरस रहा था, कहाँ जामुनों का ढेर लग गया। वह फटाफट जामुन बिन बिन कर खाने लगा। गले तक छक कर खाया तो उसे अपने मित्र बंदर की याद आई। दृष्टि ऊपर उठाई तो पाया कि बंदर बड़े मजे से टहनियों से जामुन तोड़ तोड़ कर खा रहा था। उसका मन ईर्ष्या से जल उठा। बंदर की भी क्या किस्मत है, एक से एक बढ़िया वह ताजे फल खा सकता है, एक वह है उसे घास फूस पर गुजर करनी पड़ती है। फल उसकी किस्मत में कहाँ।
पेड़ के नीचे एक आध टपका मिल जाए तो भली भला। उनमें से अधिकांश बंदरों, तोतों और चिड़ियों के झूठे होते हैं। काश वह बंदर होता, डाल डाल पात पात कूदता फांदता, जो जी में आए खाता, जो जी में आए फेंकता। तुरंत उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। बंदर के भी 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, उसके भी हैं। हाथ पांव ही क्या, पूरा शरीर एक ही जैसा है। फिर वह क्यों नहीं उसकी तरह पेड़ पर चढ़ सकता, इस पेड़ से उस पेड़ पर कूद फांद सकता। रात को उसे करवटें बदलते देख दादी खरगोशनी चिंतित हो उठी। लाड से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए उन्होंने उससे पूछा, आखिर क्या बात है, तू सोया क्यों नहीं अभी तक? दादी दादी, हम तुच्छ हैं ना? हट पगले, या तुझसे किसने कह दिया? दादी खरगोशनी ने उसे प्यार से झिड़का। किसी ने नहीं, पर इसमें कहने की क्या बात है दादी, हम हैं नहीं क्या? उसने गोलगप्पे की भांत मुंह फुलाकर कहा। अच्छा, तो तू ही बता कि हम तुच्छ कैसे हैं? भूमि पर जो रहते हैं। भूमि पर रहने से कोई तुच्छ हो जाता है? भूमि पर तो राजा सिंह, बाघ, हाथी, भेड़िया, बारहसिंगा, हिरन सभी प्राणी रहते हैं। डीलडौल में ही नहीं, बुद्धि और ताकत में भी वे सर्वश्रेष्ठ हैं। होंगे, मगर वे बंदर की तरह स्वच्छंद पेड़ों पर विचर तो नहीं सकते। बंदर जैसा श्रेष्ठ प्राणी इस दुनिया में दूसरा नहीं है दादी। नन्हे खरगोश ने तर्क दिया। ठीक है, अब सो जा, रात बहुत हो गई, तेरा बंदर ही श्रेष्ठ है बस। दादी खरगोशनी ने उसका मन बहलाने की गरज से हथियार डाल दिए। सुबह जब दादी उसे नाश्ता आदि कराकर घर से बाहर न निकलने का आदेश दे दाना पानी के जुगाड़ में जंगल चली गई, तो नन्हे खरगोश ने फौरन जामुन के पेड़ की ओर चौकड़ी भरी। बंदर ने उसे देखा तो लद्द से भूमि पर कूद आया। प्रसन्न होकर बोला, दोस्त खरगोश, कहाँ रह गए थे तुम? सुबह से मैं तुम्हारी बाट देख रहा हूं। नन्हे खरगोश ने बंदर को कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों दोस्त, खिन्न क्यों हो? नन्हे खरगोश ने उदास दृष्टि से उसे देखा, फिर बोला, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकता? क्या मैं तुम्हारे साथ डाल डाल पात पात नहीं कूद फांद सकता? ये कैसे हो सकता है? बंदर अचरज से भर उठा। हो क्यों नहीं सकता? हम में और तुम में आखिर फर्क ही क्या है? तुम में कोई पंख तो लगे नहीं है। बंदर सोच में पड़ गया। वाकई उनमें फर्क तो विशेष नहीं है, सिवाय एक लंबी पूंछ के। ठीक है, कल से मैं तुम्हें पेड़ पर चढ़ना सिखाऊंगा। कल से क्यों, आज से ही श्री गणेश क्यों नहीं करते? नन्हे खरगोश ने उतावले होकर कहा। चलो ठीक है, आज से ही सही, बंदर ने हामी भरी। जैसे तुम्हारी मर्जी। दिन गुजरने लगे। बंदर ने पाया कि उसके नन्हे दोस्त खरगोश में बड़ी निष्ठा और लगन है। कुछ ही दिनों के भीतर उसने काफी कुछ सीख लिया, जैसे तने पर चढ़ना, निकट की डालों पर कूदना। मगर अब भी काफी कुछ सीखना बाकी था, जैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना, या ऊंचाई से नीचे की ओर छलांग लगाना, या छतों दीवालों पर भागना। ये सारा चक्कर खरगोशनी दादी से छिपा कर चल रहा था। नन्हे खरगोश ने मन ही मन तय कर रखा था, किसी रोज वह खरगोशनी दादी को बंदर जैसी कलाबाजियां दिखाकर चौंका देगा और अपनी श्रेष्ठता का लोहा मनवा कर रहेगा। कितना मजा आएगा जब वह खरगोशनी दादी के लिए पेड़ों पर से ताजे मीठे फल तोड़कर लाया करेगा। दादी से साफ कह देगा, अब वह बड़ा हो गया है, दोनों के लिए भोजन का जुगाड़ कर सकता है। उन्हें जंगल जाकर दाना पानी के लिए झक मारने की कतई जरूरत नहीं। एक दोपहर नन्हे खरगोश ने बंदर से आग्रह किया, अब मैं मजे से कूद फांद सकता हूँ, क्यों ना कहीं सैर सपाटे को चला जाए। बंदर को प्रस्ताव भा गया। उसने नन्हे खरगोश को दक्षिण दिशा की ओर संकेत कर बताया, यहाँ से कुछ दूरी पर एक विशाल बाग है, वहीं चलते हैं, कल एतवार है,
बाग का मालिक सौदा शुल्क लेने हाट को जाया करता है। निर्भय होकर हम वहाँ मौज मस्ती कर सकेंगे। तुम कल ठीक 10 बजे मुझे इसी जगह पर मिलना। दूसरी सुबह उमंग से भरा नन्हा खरगोश कुछ जल्दी ही जामुन के पेड़ के नीचे पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसके उत्साह पर घड़ों पानी पड़ गया। बंदर दोस्त अभी तक पहुंचा ही नहीं था। वह बेचैनी से बंदर के पहुंचने की प्रतीक्षा करने लगा। एक एक पल पहाड़ सा बीत रहा था। कल बंदर ने कहा था, मेरे प्यारे दोस्त, उस बाग में अमरूद ही अमरूद हैं। इतने मीठे और स्वादिष्ट अमरूद तुमने जीवन में पहले नहीं चखे होंगे। बाग ज्यादा दूर भी नहीं है, यही कोई कोस 1.5 कोस। फिर मैं तो तुम्हारे साथ होऊंगा। दूरी कम हो या ज्यादा क्या फर्क पड़ता है। रास्ते में तुम थक गए तो पैदल चलना, मैं पेड़ों के ऊपर ऊपर चलूंगा। पैदल चलने की सलाह उसे नागवार गुजरी थी। उसने फौरन मुंह फुला लिया था। बंदर ने उसे मनाया था, अच्छा बाबा रूठो मत, मैं तुम्हें अपने संग पेड़ों पर कुदाते हुए ले चलूंगा। आप तो खुश हो। प्रतीक्षा असहाय हो चली। नन्हा खरगोश खींच उठा। आखिर ऐसी क्या विपत्ति टूट पड़ी कि वह अब तक यहाँ नहीं पहुंचा। दादी खरगोशनी ने भी दोपहर बाद घर लौटाने को कहा है। थोड़ी देर और हो गई तो सारी योजना चौपट हो जाएगी। आने जाने में क्या कम समय लगेगा। क्या करे वह, घर लौट जाए। तभी नन्हे खरगोश के दिमाग में संशय उपजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बंदर की नीयत बिगड़ गई हो, उसे चकमा देकर अकेले ही मीठे अमरूद खाने चला गया हो। जरूर यही बात होगी, वरना वह अब तक यहाँ पहुँच ना गया होता। चलो ऐसा ना करें कि अमरूद के बगीचे में अचानक पहुंचकर दोस्त का मुंह काला कर दें। उसे बता दें, माना कि वह उससे अधिक बुद्धिमान, शक्तिशाली और फुर्तीला है, पर वह भी उससे 19 नहीं है। नन्हे खरगोश को लगा कि बंदर दोस्त का मन बदल जाना स्वाभाविक भी है। वह उससे जरूर ईर्ष्या करने लगा होगा। उसके मुकाबले वह कम चुस्त, फुर्तीला और शक्तिशाली नहीं है। पेड़ों पर उसी की भांति उछल कूद करना सीख गया है। गुस्से से भरा नन्हा खरगोश फौरन पेड़ पर चढ़ गया और तेजी से पेड़ दर पेड़ फलांगता बंदर की बताई हुई दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जाता, बंदर की बिगड़ी नीयत पर उसका पारा चढ़ता जाता। अभी वह 5-6 पेड़ ही फलांग पाया था कि अचानक एक लंबी छलांग में उसके पांव बजाय टहनियों पर पड़ने के हवा में झूल गए। जब तक वह संभलने की कोशिश करता, वह ऊंचाई से भारी चट्टान पर ऐसे गिरा जैसे पेड़ से टपका हुआ फल। उसके अगले दोनों पैर टूटकर झूल गए। वो कराह कर ढेर हो गया। कुछ पल बीते होंगे कि उधर से खरगोश मित्र की खोज में गुजरते हुए बंदर की दृष्टि एकाएक पशु-पक्षियों के जमावड़े पर पड़ी। माजरा क्या है, यह जानने के लिए वह निकट पहुंचा तो नन्हे खरगोश को घायल पड़ा देख उसे गोद में उठाकर बिलय पड़ा। हाय दोस्त, यह तुम्हारी क्या गति हो गई है। कितना अभागा हूं मैं। अभी अभी अपने बूढ़े बंदर ताऊ की मौत का दुख झेल कर चला आ रहा हूं और इधर तुम अपनी दोनों टांगे तुड़वा बैठे हो। कुछ देर मेरा रास्ता और देख लिया होता मेरे दोस्त। सच्चाई सुनकर नन्हा खरगोश पछतावे से भर उठा। बंदर की छाती से चिपटकर बिलक बिलक कर रोने लगा। मुझे यही सजा मिलनी चाहिए थी। मेरे स्वार्थी और दम्भी स्वभाव ने तुम जैसे मित्र की नीयत पर शंका किया है। ऊपर से मैं यह भी भूल गया कि प्रकृति के विरुद्ध जाने पर जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति से भी हाथ धो बैठता है। अब छलांगे लगाना तो दूर, मैं कभी चौकड़ी भी नहीं भर सकूंगा। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं चित्रा मुदगल जी की लिखी कहानी कांच की किरच। तुम जाओ मम्मी, मैं छोटू को संभाल लूंगा। तुम? अविश्वास से मम्मी ने चिल्ली की ओर देखा। इसमें क्या हो गया, मैं दरवाजा बंद रख छोटू का ख्याल रखूंगा। दूध तो तुमने बनाकर रख ही दिया है। मम्मी सोचने लगी, क्या करे,
ब्याह में जाना भी जरूरी है। 10:30 बज रहे हैं। महरी का अभी तक अता पता नहीं। देर करने से कोई बात नहीं बनेगी, न इधर की रहेंगी न उधर की। घंटे 1.5 घंटे की ही तो बात है। गई और आई, तब तक चिल्ली पर भरोसा करके छोड़ ही दे। वैसे भी छोटू अभी अभी सोया है, घंटे 1.5 घंटे से पहले उठेगा नहीं। ठीक है चिल्ली, मैं निकल ही जाती हूँ। जो भी दरवाजा खटखटाए, खोलने से पहले जंजीर चढ़ाकर देख लेना। छोटू का ख्याल रखना। आवश्यक हिदायतें देती मम्मी दरवाजे की ओर बढ़ गई। मम्मी, क्या है? वो ठिठक गई। मैं अलमारी वाले खिलौने खेलने के लिए ले लूं? मम्मी चिल्ली की चालाकी पर मुस्कुरा दी। ठीक है, खेल लेना, पर संभाल कर खेलना। इधर रेल पटरियों पर दौड़ने लगी, उधर चाबी भरते ही भालू मियाँ झमाझम तालियां पीटने लगे। इस शोर से छोटू की नींद चढ़ गई। वे लगे भों भों गला फाड़ कर रोने। चिल्ली महाराज खींच उठे। अब क्या खेलेंगे खाक? मन मार कर वे चढ़ गए पलंग पर और लगे पुचकारने छोटू को, मगर छोटू थे कि रोए ही चले जा रहे थे। अब चिल्ली घबराए कि कैसे चुप कराएं छोटू को। तभी उन्हें मम्मी की हिदायत याद हो आई कि जागते ही छोटू को भूख लगेगी। लपक कर उन्होंने दूध की बोतल उठाई और छोटू के मुंह में लगा दिया। मुंह में बोतल देते ही छोटू रोना धोना छोड़कर अपनी नन्ही हथेलियों में बोतल दबाकर दूध पीने में मस्त हो गया। जब तक छोटू दूध पी रहे हैं तब तक वह खेल ही ले। चिल्ली को अपनी बात जम गई। उन्होंने फौरन भालू की चाबी भरी, फिर रेलगाड़ी का बटन दबा दिया और लगे झूम झूम कर अपना अधूरा गाना पूरा करने। उनका गाना छोटू मियाँ को भी भाया। दूध की बोतल परे फेंक वह मुट्ठियाँ उछाल उछाल कर मचलने लगे कि उन्हें भी खेलने के लिए नीचे उतारा जाए। चिल्ली ने उन्हें नीचे उतार लिया। अब वे दोनों मिलकर खेलने लगे। चिल्ली को यह देखकर बड़ा मजा आया कि छोटू ठीक भालू वाले अंदाज में ही तालियां बजा रहा है और उचक उचक कर नाचने की कोशिश कर रहा है। अचानक छोटू मियाँ खिलौनों को छोड़ छाड़ कर सरकते हुए अलमारी के नीचे घुस गए। बाप रे, कहीं नीचे सिर फंस गया तो? भय से चिल्ली मियाँ कांपने लगे और फुर्ती से छोटू को पीछे से पांव पकड़कर बाहर घसीट लिया। फिर देखा कि छोटू ने अलमारी के नीचे से चुटकी में कुछ बिना और बेहिचक मुंह में रख लिया। अब तो चिल्ली के होश फाख्ता हो गए। कहीं कोई चींटा चींटी या अन्य कोई कीड़ा मकोड़ा या कंकड़ पत्थर तो नहीं निकल लिया छोटू ने। डरते हुए से उन्होंने उसे गोद में दबोच लिया और लगे उनका मुंह खोलने, पर छोटू ने एक न सुनी। चिल्ली को जोर जबरदस्ती के सिवाय और कुछ न सूझा। उन्होंने अपनी दोनों टांगों के बीच छोटू का सर दबाया और जबरन मुंह खोलकर एक उंगली से तालू और हलक टटोला। कुछ भी हाथ न लगा। छोटू जरूर चीख चीख कर रोने लगा। चिल्ली ने अलमारी के नीचे आसपास नजरें दौड़ाई, परंतु न कोई चींटी चींटा दिखा, न ही कंकड़ पत्थर दिखा। अचानक उसकी निगाह कांच की एक सफेद चमकती किरच पर पड़ी। किरच को उसने अंगुली के पोर से छू कर देखा तो उसकी तीखी धार देख होश उड़ गए। कहीं छोटू ने कांच की किरच ही तो नहीं बिनकर लील ली। उसे एकाएक अपने विज्ञान के मास्टर जी का कथन याद हो आया कि कांच हमारे जीवन के लिए जितना उपयोगी है उतना ही खतरनाक भी। कांच की एक मामूली सी किरच अगर हमारे पेट में चली जाए तो वह आंतों को काट सकती है। अचानक उसे पड़ोस की डॉक्टर आंटी का ख्याल हो आया। घड़ी पर निगाह डाली, 11:15 बजने को थे। आंटी अभी दवाखाने में ही होंगी। बस उसने आव देखा न ताव छोटू को गोद में उठाया, बाहर से दरवाजे की कुंडी चढ़ाई और घबराए हुए भागे दवाखाने की ओर। दवाखाने में खासी भीड़ थी, पर वह भीड़ की परवाह न करते हुए सीधे केबिन में दाखिल हो गया। एक सांस में डॉक्टर आंटी से सारी घटना कह सुनाई। डॉक्टर आंटी सुनकर चिंतित हो उठी, पर उसे ढांढस बंधाती हुई बोली,
चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बाहर बैठो, मैं देखती हूँ इसे। कुछ पल बाद केबिन का दरवाजा खुला, वो भीतर लपका। पेट से तो कुछ नहीं निकला, लगता है एक्सरे करवाना पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने कैसे अनुमान लगाया कि छोटू ने कांच की किरच ही निगल ली है? डॉक्टर आंटी ने प्रश्न किया। मैंने अलमारी के नीचे और आसपास ढूंढने की कोशिश की कि आखिर छोटू ने क्या निगला है। मुझे फर्श पर एक कांच की किरच पड़ी दिखाई दी। डॉक्टर आंटी ने कुछ सोचते हुए हुंकार भरी। अच्छा, ऐसा करो, मुझे जरा जगह दिखाओ तो चलकर। पलटकर उन्होंने कंपाउंडर को हिदायत दी कि छोटू को नींद आ रही है, उसे सोने दो। तेज तेज कदमों से वे उसके घर पहुंची। चिल्ली ने अलमारी के पास झुककर इधर उधर देखा। यह देखिए आंटी, वे एकाएक चिल्लाए। डॉक्टर आंटी उसी जगह फर्श पर बैठ गई और आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उन्होंने कांच की उस किरच को उंगली की पोर से चिपकाकर उठाया और अपने दूसरे हाथ की हथेली पर रखकर पल भर परखा, फिर हौले से उसे अपनी जीभ पर रख लिया। फिर डॉक्टर आंटी ठहाकों से दोहरी उठी। हंसी थमी तो उन्होंने बताया, अरे बुद्धू, ये कांच की किरच नहीं, मिस्री की किरच है। क्या किसी ने मिस्री का ढेला यहाँ आसपास तोड़ा था? चिल्ली को याद हो आया कि यही मम्मी सुबह पूजा करने से पहले मिस्री का ढेला फोड़ा था। हाँ, मम्मी ने प्रसाद के लिए सुबह। बात अधूरी ही छोड़कर चिल्ली झेप गया, पर अपनी एक जिज्ञासा नहीं दबा पाया। आंटी, फिर छोटू इतना रोया क्यों? तुमने उसका मुंह टटोला था ना? तुम्हारी उंगली उसके गले में चुभी होगी। वे दरवाजे पर खड़े अभी बतिया ही रहे थे कि तभी मम्मी का रिक्शा आ गया। चिल्ली के संग डॉक्टर साहिबा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर वो घबराई। तीर सी उनकी ओर बढ़ी। डॉक्टर साहिबा, आप? इस पर डॉक्टर आंटी ने उन्हें सारी घटना कह सुनाई। सुनकर मम्मी ने राहत की सांस ली, पर छूटते ही चिल्ली को डांटा कि तुमने बेकार परेशान किया डॉक्टर आंटी को। लेकिन गर्दन झुकाए खड़े चिल्ली की पीठ ठोकते हुए डॉक्टर आंटी ने उल्टा मम्मी को डांटा। क्यों डांट रही हैं इसे? इसने बिल्कुल सही कदम उठाया। समय पर बरती गई सतर्कता सदैव काम आती है। ये कांच की किरच भी हो सकती थी। ये सुनकर चिल्ली ने विजयी दृष्टि से मम्मी की ओर देखा, जैसे कह रहे हो कि बोलो, मैंने ठीक किया या गलत। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे चित्रा मुदगल जी की लिखी कहानी कांच की किरच।